वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने शुरुआत की थी एक टॉपिक पर हिंदी ऐसे में, जिसका कि शीर्षक था कमज़ोर पिछड़े वर्ग एवं जनजातियों की समस्याएं। हमने बात की भारत में इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में कि भारत की यथास्थिति क्या है, भारत की पहले के समय में, प्राचीन समय में क्या स्थिति थी, और इसके बाद अनुसूचित जाति के संबंध में हमने सारी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताएं क्या क्या होती हैं। आज हम इसी हिंदी ऐसे के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग है और इसके अलावा जो जनजातियों की समस्याएं हैं, इनके विषय में भारत में सरकारी प्रयत्न क्या क्या किए गए हैं सरकारों के द्वारा। तो आप अपने ऐसे में जब आप काम करेंगे तो आपको कोशिश करनी है, चूँकि ये टॉपिक बहुत वाइड है, तो आपको हर एक पॉइंट को लेते हुए चलना है और पॉइंटेड ज़रूर लिखना है इस ऐसे को, क्योंकि बातें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें लिखने के लिए और आपके पास समय जो होगा वो निर्धारित होगा। तो आपको ये टेक्निक काम में लेनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप पॉइंट्स में लिखें और पॉइंट्स के अंदर आप एक या दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखें, बाकी सबको आप छोड़ दें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज आपको हेडिंग डालनी है भारत में अस्पृश्यता दूर करने के सरकारी प्रयत्न। भारत में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं उन सबको हमें पॉइंट्स में पढ़ना है। भारत में अस्पृश्यता को दूर करने के और अछूतों की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के प्रयत्न हुए हैं। सरकारी प्रयत्नों में एक और तो अस्पृश्यता के विरोध के लिए प्रयत्न किए गए हैं और दूसरी ओर अस्पृश्यों की दशा के सुधार के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा जातियों में शिक्षा का प्रसार और उनके आर्थिक हितों के संरक्षण पर ध्यान दिया गया। यानी सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ हेडिंग में क्या लिखनी है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, 46, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य द्वारा जातियों में शिक्षा के प्रसार और उनके आर्थिक हितों के संरक्षण पर जोर देता है। आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 46। तो अब देखिए, हम पॉइंट्स में सबसे पहले तो आप पॉइंट्स को एक डायग्राम बना के सेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे 10 पॉइंट्स के बारे में। केवल आप इन 10 पॉइंट्स को नोट कीजिए। आप अपनी नोटबुक लीजिए और आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट लिखिए संवैधानिक व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट क्या है? संवैधानिक व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था। तीसरा पॉइंट है आदिम जाति कल्याण मंत्री। आदिम जाति कल्याण मंत्री। चौथा पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था। पांचवा है विशेषाधिकारी। इसके बाद लिखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद है सातवां अस्पृश्यता उन्मूलन कानून। इसके बाद अस्पृश्यता विरोधी प्रचार। इसके बाद आर्थिक सुधार और अन्य सरकारी सुविधाएं। ये 10 पॉइंट आपको सबसे पहले तो अपने नोटबुक में नोट करने हैं। आज इन सब पर बात करते समय हम कुछ इस स्पीड में आपसे बात करेंगे जिससे कि आप इसको नोट भी कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने लेक्चर को इस तरीके से करेंगे जिससे कि आप जैसे क्लासरूम टीचिंग के समय पे आपके पास इतना मार्जिन रहता है कि आप अपनी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें नोटबुक में नोट कर सकें। तो ठीक इसी तरह आज हमने भारत में अस्पृश्यता दूर करने के लिए जिन ये 10 सरकारी प्रयत्नों के बारे में बात की, इनका जब डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं हम, तो आपको आर्टिकल वाइज बताएंगे और इन सबको आपको अपनी कॉपी में नोट कर देना है। ये सब पॉइंटेड स्टडी के रूप में आपके पास 2 या 3 पेज में कंटेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे आपके हिसाब से आप मेडअप कर सकते हैं। ऐसे में जो जनरल चीज़ें लिखी जाती हैं उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग होता है। आपके पास बस एसेट होनी चाहिए जो आपको उसमें डालनी है।
तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका पॉइंट नंबर 1, संवैधानिक व्यवस्था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कमज़ोर पिछड़े वर्ग और जनजातियों की समस्याओं के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट संवैधानिक व्यवस्था। इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक को आर्टिकल वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आपके जिस भी तरीके के एग्जामिनेशंस को आप फाइट करते हैं, सपोज़ आप नेट देते हैं, आप नेट के एग्ज़ामिनेशन में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइट करते हैं, वहाँ ये आपका जो पूरा ऐसे है, ये वहाँ भी बहुत फ्रूटफुल है। तो ये डबल तरीके से आपको प्रॉफिट करता है। तो इसके हर आर्टिकल को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें संवैधानिक व्यवस्था को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। तो भारत के संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को क्या दिया गया है? समानता की घोषणा की गई है समस्त नागरिकों के लिए। संविधान के ये जो आगे अब हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं कुछ, जिसमें कौन कौन सा है, पहले तो हम पॉइंटली देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), फिर 16(1), 2 और 3, 17 और 18। याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 15(1) और 2, आर्टिकल 15 1 एंड 2, अनुच्छेद 16(1) और 2, आर्टिकल 16 1 एंड 2 एंड 3 ऑल्सो। इसके अलावा 17 एंड 18। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 15(1). धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) क्या कह रहा है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट। अब है अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के भी आधार पर कोई नागरिक, अब इसको 2 पॉइंट्स में विभाजित किया गया है। आप देखिए, पहला है क, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थान हैं उसमें प्रवेश के, अथवा पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से घोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए बने हुए कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के विषय में किसी प्रकार की निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन अथवा शर्त के अधीन नहीं होगा। सिंपल तरीके से कहें तो ये जो आर्टिकल 15(2) है, उसने ये हमें कहा है कि कोई भी नागरिक इस हिसाब से निषेधित नहीं किया जा सकता है कि इस जगह पर एंट्री नहीं करेगा। वो कौन कौन सी होटल्स हैं, जितने भी तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, सार्वजनिक कोई जगहें हैं, कोई दुकानें हैं, कोई मनोरंजन के स्थान हैं, यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ पे कि भारत में जाति के आधार पर विभेदित किया जाए कि अमुक स्थान पर प्रवेश निषेध है। इसके अलावा पूर्ण या आंशिक रूप में अगर राज्य की निधि से घोषित कोई कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, कोई सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ भी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता नहीं होगी, कोई भी निर्बंधन नहीं होगा, कोई भी शर्त नहीं होगी। हाँ, किसी के घर के अंदर कोई कुआं बना हुआ है तो वो आपके दायरे में नहीं आता। इसीलिए कहा गया है कि राज्य निधि से घोषित, चाहे पूर्ण हो या आंशिक रूप में हो, वो जनता के उपयोग के लिए, यानी सारी ही जनता के उपयोग के लिए है। उसमें धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी, क्या कहेंगे हम,
कि वहाँ पर कोई भी किसी तरह से विभेदित नहीं कर सकता, किसी इंसान को निर्योग्य नहीं कह सकता कि आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते क्योंकि आप हरिजन हो। ऐसा नहीं हो सकता। अब शुरू करने जा रहे हैं 16(1) अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) हमें बताता है कि राज्याधीन नौकरियां, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं या उनके पद हैं, उनमें नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी अवसर की समानता दी गई है। अस्पृश्यता के आधार पर कमज़ोर या पिछड़े वर्ग या जनजातियों के आधार पर किसी को भी किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में वंचित नहीं किया जा सकता है कास्टिज़म के आधार पर। तो यहाँ अवसर की समानता दी गई है 16(1) में। यदि हम बात करते हैं 16(2) की, तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास और इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक को राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) दोबारा से देख लेते हैं इसे हम। 16(1) पढ़ लिया, 16(2) पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हमने डिस्कस किए 15(1) और 15(2), ठीक है। 16(2) है, ये आपको बता रहा है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक को राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न विभेद किया जाएगा। पहले पॉइंट में भी सेम बात थी, उसने आपसे कही कि अवसर की समानता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस जॉब के लिए मैं तो अप्लाई कर सकती हूँ, कोई एक्स नहीं कर सकता है क्योंकि वो ओबीसी है या शेड्यूल कास्ट है, SC ST है। तो अवसर की समानता है, सबके लिए एक समान है। और दूसरी में भी यही वाली बात आपको लिखी है 16(2) में। डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक को राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा, न ही विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) इस अनुच्छेद की बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं होगी। देखिए, ये आरक्षण से संबंधित पॉइंट कह रहा है 16(3). ये कह रहा है कि राज्य को अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है इस नौकरी में, पर्टिकुलर किसी सेवा में, किसी सर्विसेज में, जो राज्य के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नौकरियां हैं उनमें उसका जो प्रतिनिधित्व है, उसकी जो परसेंटेज है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उनको ऐसा प्रतिनिधित्व में कुछ रक्षण, पदों के रक्षण, यानी पद आरक्षण हो गया ना, पदों के रक्षण यानी पद आरक्षण, यानी आरक्षण से संबंधित बात जो हम पढ़ रहे हैं ये हम 16(3) में पढ़ रहे हैं। अब है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। हेडिंग्स हमें सारी याद होनी चाहिए आर्टिकल्स की, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेली रूटीन में अपने रखिए और एक नोटबुक बना के या कोई भी जो भी कोई तरीका आपको सूट करता है उससे आप याद कीजिए। हेडिंग्स याद होना हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 17 हमें बता रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया जाता है और ये कहता है किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। यानी अस्पृश्यता को आधार बना दिया और कोई भी निर्योग्यता बता दी, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये अपराध है और विधि के अनुसार ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 करता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा घोषित
या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। वेरी क्लियर पॉइंट। स्टेट गवर्नमेंट का राज्य द्वारा पोषित है या राज्य की निधि से सहायता पा रहा है, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान, वहाँ पर किसी भी नागरिक को ये नहीं कहा जा सकता कि ये जातिगत भेदभाव के आधार पर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो इस आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बात है अनुच्छेद 18 की। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ी संवैधानिक व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयत्नों में सबसे पहला हमने पढ़ा संविधान में हमारी क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो हमने पढ़े हैं अनुच्छेद 15 1 और 2, 16 1 2 3, 17 और 18। अब हमें पढ़ना है इसका सेकंड पॉइंट, जिसकी हेडिंग है नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था। तो नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को लेके क्या व्यवस्था की गई है, इसको जानते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 46। किस में पढ़ रहे हैं हम? नीति निर्देशक तत्वों में क्या व्यवस्था की गई है, ये आर्टिकल 46 है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया इसमें कौन कौन से आ गए? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा संबंधी और उनके आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से भी संरक्षण करेगा। अब राज्य के ऊपर क्या दायित्व आ गया? पाटली देखिए इसको, ये क्या कर रहा है? दुर्बल वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिम जातियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा? शिक्षा संबंधी व्यवस्था करेगा, उनके आर्थिक हितों संबंधी व्यवस्था करेगा, विशेष सावधानी बरतेगा जिससे कि उन व्यक्तियों की भी उन्नति हो, ऐसा नहीं हो कि वो जनरल से पीछे रह जाएं। और इसके अलावा सामाजिक अन्याय से उसकी रक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय से रक्षा करने का क्या मतलब हुआ? समाज में जो कोई और वर्ग है जो कि जनरल है, सामान्य जाति का है, वो उन पर किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं कर सके। इस बात की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 46 के तहत। सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा, राज्य का ही दायित्व होगा। तो इसकी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में की गई है अनुच्छेद 46 में। इसका पॉइंट नंबर 3 हमने देखा था आदिम जाति कल्याण मंत्री। इसमें क्या पढ़ना है हमें? ये इस पॉइंट में हमें अनुच्छेद 164(1) की बात करनी है। अनुच्छेद संविधान का जो 164(1) है वो ये बताता है कि उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों में, दोबारा से देखिए, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आदिम जाति के कल्याण के लिए एक भार साधक, एक मंत्री होगा। यानी मंत्री का पद रखा गया है यहाँ पर आदिम जातियों के कल्याण के लिए, तो कल्याण मंत्री कहलाया ये, जो साथ साथ ही अनुसूचित जातियों, आदिम जाति का तो कल्याण करेगा ही, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का भी और उनके किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। यानी ये जो आदिम जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति हैं और पिछड़े वर्ग हैं, इनके कल्याण के लिए एक कल्याण मंत्री की जो बात है ये 164(1) में कही गई है अनुच्छेद, जो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों के लिए कल्याण मंत्री के बारे में बात करती है। 4th पॉइंट, आरक्षण की व्यवस्था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 330(1). अनुच्छेद 330(1) बात करता है, सबसे पहले आप पॉइंट डालिए लोकसभा में
जिसमें आपको 2 पॉइंट्स देखने हैं। एक तो अनुसूचित जातियों के लिए और दूसरा असम के आदिम जातियों के क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों को छोड़ करके आदिम जातियों के लिए। यानी क्या हुआ, पहले पॉइंट में तो ले लिया अनुसूचित जातियों के लिए और दूसरे में ले लिया असम के आदिम जातियों के क्षेत्रों को छोड़ के, अनुसूचित जातियों को छोड़ करके आदिम जनजातियों के लिए। अनुच्छेद 332(1) क्या बात कर रहा है इसमें? हमने आरक्षण की व्यवस्था में 3 अनुच्छेद पढ़ने हैं। अनुच्छेद 330(1), फिर 332(1) और उसके बाद 335। तो 332(1) क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लेखित प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जातियों के लिए और असम की आदिम जातियों के लिए के क्षेत्र की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ के अन्य आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे। यानी विधानसभा में इन्होंने जो सीटें हैं उनको सुरक्षित करने से संबंधित बात की है, स्थान को सुरक्षित करने से संबंधित बात की है। अनुच्छेद 335 क्या कह रहा है यहाँ पर? अनुच्छेद 335 कह रहा है कि संघ या राज्य के कार्यों के संबद्ध सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखेगा। यानी एक तरह से आपको जो अनुच्छेद 330(1), 332(1) और 335 की बात हमने करी है, ये तीनों ही जो संघ और राज्य हैं उसमें जो सेवाएं और पद हैं, उनमें जो नियुक्तियां हैं, उनमें जो स्थान हैं, उनके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो आप पॉइंट्स को ज़रूर देख लें, पॉइंट्स के अंदर की एक हेडिंग बना लें और हेडिंग इतना आपको याद रहता है एग्जामिनेशन में तो उतना भी बहुत रहता है, क्योंकि ये टॉपिक वाइड है और ऐसे में लगभग जितनी भी चीज़ें आपके पास दी जाएंगी वो वाइड ही होंगी। तो हमें ये उस वक्त एग्जामिनेशन में तय करना होता है कि अभी हमारे पास कितना समय बाकी है, हम कितने पेजेस लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने वहाँ लिखना होता है। अनइम्पॉर्टेंट को इसीलिए बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देना है अपने निबंध में से, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि आप एडिशनल चीज़ों को लिखें। इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखिए आप। यहाँ हमने आरक्षण की व्यवस्था में 3 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, विशेष अधिकारी।